हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो आपका हुआ। इसमें से कुछ ऐसे पद हैं जो तकनीकी वाले हैं। तो क्या तकनीकी वाले में पीटी मेंस के अलावा भी कुछ एग्ज़ाम लिए जाते हैं? तो आइए इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों, और कौन से वो पद हैं जो तकनीकी कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन उससे पहले हमको बता दें कि यहाँ पर देखिए बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में ही ये सारा प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी जो नियमावली 2010 का है, इसी को हम लोग बारीकी से समझते हैं कि इस नियमावली में आखिर क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से परीक्षा संचालन लेती है बीएसएससी आयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर आपको वो जो नियमावली 2010 में बनी थी उसके ऑफिशियल लेटर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली 2010, और यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है कि संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 कही जाएगी, और इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा या तुरंत प्रवृत्त होगी। ठीक है, चलिए मेन चीज़ों पर हम लोग आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गैर तकनीक पदों के लिए, यानी कि बिना तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए साल में न्यूनतम 3 परीक्षाएं सामान्य रूप से आयोजित की जाएगी। एक होगा मैट्रिक स्तर पर, दूसरा इंटर स्तर पर, और तीसरा स्नातक स्तर पर। जबकि आप देख सकते हैं कि मैट्रिक स्तर पर लगभग न के बराबर वैकेंसी अभी आ रही है। मैक्सिमम जो वैकेंसी आ रही है वो या तो स्नातक पर या फिर इंटर पर आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया गया दोस्तों कि साल में कम से कम 3 परीक्षाएं जरूर लेगी। लेकिन बिहार एसएससी जो है साल में नहीं बल्कि 10 साल में ही 3 परीक्षाएं लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या कुछ कहा गया। देखिए पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कि मैट्रिक स्तर यानी 10वीं पास स्तर के संबंध में पदों की सूची जो है दे दी गई है, नीचे आपको दिखाएंगे वो भी। और स्नातक स्तरीय का जो पद है उससे संबंधित भी सूची नीचे संलग्न है। और इन अनुसूचियों में निहित सूचियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा। और इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए पदों की सूची अलग से बनाई जा सकेगी। कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएं भी संबंधित विभाग द्वारा निश्चित की जा सकती है, जिससे विपरीत होगा। संबंधित विशिष्ट अर्हता प्राप्त ही उस निर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त करने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट नंबर 5 कि परीक्षाएं किस प्रकार होगी। तो परीक्षाएं देखिए 2 चरणों में होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा। और किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद, यानी जब स्क्रूटनी होता है, एप्लीकेशन देते हैं, स्क्रूटनी होता है, और अगर 40,000 से कम आवेदन आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी, पीटी नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कि बेरोजगारी इतना है कि 40,000 के यहाँ 4-4 लाख 10 लाख फॉर्म गिर रहे हैं, इसलिए पीटी और मेंस दोनों होना तय रहता है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, जिन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है इस नियमावली में ही कि सिर्फ 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे चूज किया जाएगा। तो वैसे छात्र जो दूसरे लोगों को देख करके ये सोचते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा लोग हैं जो बताते हैं कि 10 गुना रिजल्ट आ सकता है, 6 गुना रिजल्ट आ सकता है, 20 गुना रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर नियमावली ही है 5 गुना का, तो 5 गुना से अधिक ये रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और दे दे तो अच्छी बात है आप सभी के लिए। देखिए उसके बाद बताया गया कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची प्रारूप बनाया जाएगा। अब बात करते हैं मेधा सूची प्रारूप कैसे होता है। देखिए मेधा सूची जो प्रारूप तैयार करने के पश्चात आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच होगी, उसके बाद स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी, और उसके बाद अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। और संबंधित विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जाएगा। यानी दोस्तों आपका 3 बार में यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। एक तो बीएसएससी करवाएगी, जो बीएसएससी है वो खुद से वेरिफिकेशन कराती है मेंस हो जाने के बाद, यानी जिसको काउंसलिंग कहते हैं। उसके बाद आपका जो है मेडिकल जांच के लिए आपको एक प्रारूप बनाया जाएगा कि आप अपने जिला से, जो जिला के सरकारी अस्पताल है वहाँ से आप मेडिकल बनवा के ले आइए। ये बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपका अनुशंसित विभाग को भेजा जाएगा, और विभाग में जब जाइएगा तो वहाँ भी एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा की जो प्रणाली है वो किस तरह की है। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित, और तीसरा आपका मानसिक क्षमता जांच, जो कि सबके सब वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे मात्र 3 खंड रखे गए हैं, जिसमें आपको मैथ और विज्ञान जो है ये 25-25 के होते हैं। बाकी सभी जो है 50-50 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये तो आप सभी को पता ही है। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा का क्या है। तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, एक हिंदी होगा जिसमें आपको कम से कम 30% या उससे अधिक नंबर लाते हैं तभी आपका जो है दूसरा पेपर इवेलुएट किया जाएगा, यानी कि उसको जांच किया जाएगा। यानी कि आपको मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक हिंदी होगा सामान्य हिंदी जिसमें ग्रामर वगैरह सब पूछ लेंगे, और दूसरा आपका मुख्य परीक्षा के लिए जो जिसमें मेरिट बनेगा वो पेपर होगा।
तो मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी में आपको क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आपको खाली 30% नंबर लाना है। उसके बाद अगर बात करें मुख्य परीक्षा का जो मेन विषय, उसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता, यानी दोस्तों जो पीटी में था वही मेंस में है। और ये भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, यानी कि लिखित वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए नियम 4 के अधीन पदों की सूची में तकनीक पद भी शामिल किए जाते हैं, तो उस परिस्थिति में मुख्य परीक्षा के लिए संबंधित तकनीक विषय के लिए अतिरिक्त पत्रों को भी शामिल किया जा सकता है या किया जाएगा, जिस पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का समुचित निर्णय लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तकनीक पद होते हैं, जिस पर जैसे कि मान लीजिए इंटर लेवल में ये बात करें तो वहाँ पे टाइपिंग वाले पद थे, स्टेनो वाले पद थे, फिजिकल वाले पद थे, तो उसके लिए अलग से एग्जाम भी लिया गया था। फिजिकल लिया गया, टाइपिंग लिया गया, स्टेनो लिया गया। ठीक है, और जहाँ पर नहीं होते वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो इस बीएसएससी सीजीएल 3 में कौन सा ऐसा पद है जिस पर अलग से एग्जाम लिया जा सकता है, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो है वो बस पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक को ले जा सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन देते समय सभी परीक्षार्थियों से उपलब्ध पदों के विकल्प की मांग आवेदन में की जाएगी। यानी दोस्तों जब एग्जाम आप दे दीजिएगा, पीटी एग्जाम हो गया, रिजल्ट जब आएगा पीटी का, तो जब मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरिएगा उस समय आपका पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा, यानी कि आप कौन से पोस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, इस तरह करके। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम के आधार पर और प्रमाण पत्र आदि स्वास्थ्य जाँच के बाद मेधा एवं विकल्प को ध्यान में रखकर चयन अभ्यर्थियों को अनुशंसा आयोग द्वारा भेजी जाएगी। अब दोस्तों एक बात बता दें कि एक बार अगर आपने वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर लिया तो उसके बाद वो बदला नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसूची 1-2 जो दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद उसमें कई सारे पद को हटाया भी गया है भविष्य पिछले सालों में, और कई सारे पोस्ट को उसमें ऐड भी किया गया है। तो आइए दोस्तों सूची 1 और 2 को भी देख लेते हैं। देखिए ये है मैट्रिक स्तर के पद, निम्नवर्गीय लिपिक, सचिवालय पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक, राजस्व कर्मचारी, मोहरियर, प्रतिलिपिक, सांख्यिकी लिपिक और महिला पर्यवेक्षिका। ये जो 10 का आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लगभग अब 10+2 में चला गया है, क्योंकि इंटर लेवल जब आया था तो ये सारे पद उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें स्नातक स्तरीय पदों की सूची में, तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें सचिवालय सहायक टॉप पर है। उसके बाद आपूर्ति निरीक्षक, अंचल निरीक्षक कानूनगो, कनीय सांख्यिकी सहायक, परियोजना पदाधिकारी, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, ये सारा पोस्ट आप देख सकते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। लेकिन इसमें से कई सारे पोस्ट जो है ये बीपीएससी को दे दिया गया है, और कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसको निरस्त कर दिया गया है, और कुछ पोस्ट इसमें ऐड भी किए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप बता दें आपको उद्योग विस्तार पदाधिकारी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, यही 61 पद बाद में बीएसएससी आयोग ने इसमें ऐड किया है, आपको पता है। और ये टोटल रहा आज का इस वीडियो में जो डिटेल है वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं कौन सा ऐसा पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये है विज्ञापन जो कि सीजीएल 3 का है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पहले ही लिखा हुआ है, ये आपका हो गया शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे तकनीकी योग्यता, ये वांछनीय योग्यता। दोस्तों यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं इसमें कहीं भी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ऐसा है जिसमें तकनीकी योग्यता रखा गया है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का है, लेवल 6 की जो वैकेंसी है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको अलग से एक तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा गया है, और इसी में आपका हो सके तो मुख्य परीक्षा के अलावा भी कोई पेपर हो सकता है। ठीक है, तो बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मात्र इसमें 2 ही पोस्ट है, तो इसमें आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, एक पुरुष के लिए है और एक महिला के लिए है, आप देख ही सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि सारा पोस्ट जो है बिना तकनीकी योग्यता वाले हैं, और इसमें हर कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं बिना किसी अन्य तकनीकी योग्यता के। ठीक है, तो ये था टोटल यहाँ पे डिटेल्स जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों छात्रों के बारे में जो सोच रहे हैं कि इस बार जो पीटी का रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ सीजीएल 2 में क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। सीजीएल 2 में जो एग्ज़ाम हुआ पीटी का, ठीक है, तो पीटी में जो रिजल्ट आया दोस्तों वो आपका सब्जेक्ट वाइज नहीं आया। कहने का मतलब उसमें भी कई सारे योग्यता रखे गए थे, जिसमें मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किसी और विषय से किए हैं तो उसके लिए अलग से पोस्ट था। ग्रेजुएशन सिंपल विषय से किए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं, चाहे हिंदी ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पोल साइंस वगैरह से, तो आपको उसी कैटेगरी में रखा गया जिसमें तकनीक वाले लोग को भी रखा गया, जिसमें अर्थशास्त्र, मैथ, गणित, इन सभी विषयों के जो छात्र थे सबको एक साथ रखा गया। और यही कारण रहा दोस्तों कि मुख्य परीक्षा के बाद क्या हुआ कि कई सारे सीटें खाली रह गई, और आयोग ने डायरेक्ट कह दिया कि अयोग्य छात्र मिले, माने योग्यता नहीं थी छात्रों के पास, इसलिए हम नहीं ले पाए।
तो इस बार अगर पीटी में ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा छात्रों के साथ। कैसे होगा दिक्कत? मान लीजिए जो अच्छे रैंकर है, जो अच्छे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट है, वो सभी हिस्ट्री ऑनर्स वाले छात्र मान लीजिए मिल गए। मैक्सिमम छात्र हिस्ट्री ऑनर्स वाले चूज कर लिए गए। मुख्य परीक्षा जब होता है तो यही में से इनको तो सचिवालय सहायक और योजना सहायक मिल जाएगा। बाकी पोस्ट के लिए तो इनका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। तो बाकी पोस्ट के लिए लड़के वो लाएंगे कहाँ से? तो नहीं लाएंगे। लास्ट में वो कहेंगे कि योग्य छात्र नहीं मिले, इसी कारण से पोस्ट खाली चला गया। तो यही बीएसएससी बार बार करती है दोस्तों, और इस बार भी करेगी, लेकिन हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। पीटी रिजल्ट में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेंस रिजल्ट के बाद हम लोग जरूर इसको, मेंस के रिजल्ट से पहले हम लोग जरूर बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर उससे कम कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो फिर किसी सूरत में पोस्ट भरने वाली नहीं है और छात्र का पूरा मेहनत इसी तरह पानी में चला जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।